प्रिय विद्यार्थियों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के पार्ट 1 का अध्ययन किया था, उसके प्रश्नोत्तरों को लिखा था। आज हम भूगोल के ही पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भूगोल का पार्ट 2, जिसका नाम है भारत के भौतिक विभाग। इसका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, मतलब इसके अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे, इसके प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे। तो हमारा पार्ट 2 है भूगोल अध्याय 2, भारत के भौतिक विभाग। अर्थात भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, भारत को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भौतिक विभागों में से हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्नोत्तर लिखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही समूह हमें चुनना है। इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर होता है आपका प्रायद्वीप। उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा पूर्वांचल। इसका नाम पूर्वांचल, उसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, उसका क्या नाम है? उसे कहते हैं कन्नड़। उसे कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कन्नड़। अगला है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का हमारा सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ठीक है, ये हमारा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखना है। कुछ प्रश्न है, हमें इनके उत्तर लिखना है संक्षेप में। पहला प्रश्न है, भावर क्या है? तो इसका उत्तर होगा, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। गुटिका यानी कि ये जो पत्थर होते हैं, कुछ छोटे पत्थर और कुछ बड़े बड़े पत्थरों को निक्षेपण ये नदियाँ अपने साथ करती हैं। नदियाँ जब पर्वतों से बहती हैं तो अपने साथ कुछ पत्थर बहा कर लाती हैं और उन पत्थरों को वो पर्वतों के पाद, मतलब कि जहाँ पर पर्वत आपके ख़त्म होते हैं वहाँ पर उन पत्थरों का निक्षेपण कर देती हैं, तो उनको कहा जाता है भावर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। ठीक है, हमें हिमालय के तीनों भागों का हमें नाम बताना है, वो भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। मतलब जो भाग उत्तर में है वो सबसे पहले बताना है और जो दक्षिण में है वो सबसे बाद में। तो इसका उत्तर होगा, सबसे उत्तर में जो भाग है उसे कहा जाता है हिमाद्री, और जो उसके बाद आता है उसे कहते हैं हिमाचल श्रेणी, और जो सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में जो है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो ये हमारे तीनों नाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसे द्वीप जिनका निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हमारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ। अब हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, बांगर और खादर। तो हमें बांगर और खादर में अंतर लिखना है। तो आइए इनका अंतर पढ़ते हैं, क्या होता है बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर है। पहले है बांगर, इसके बाद है खादर। तो पहले बांगर में हमें लिखना है, पहला पॉइंट, पुराने जलोढ़ अपसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं। और हमें इसमें खादर में लिखना है, बाढ़ की नवीन
जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला अंतर हुआ। अगला, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक है, और इसमें खादर में लिखना है यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है, मतलब यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, यहाँ पर बाढ़ का जल पहुँच जाता है। अगला तीसरा है, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है जिसमें आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। तो आपको जो बांगर का है, जो मैदान में बांगर की मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है। इसके बाद है, खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर में। अगला है, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है, और इसमें लिखना है इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो ये हमारा बांगर और खादर में अंतर हो गया। अब हमारा अगला अंतर हमें लिखना है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में। ठीक है, ये हमारे तटीय क्षेत्र है, तो हमें इन दोनों में अंतर लिखना है कि पूर्वी घाट कैसा है और पश्चिमी घाट कैसा है। ठीक है, तो इसका अंतर लिखते हैं। देखिए, पहला है हमें लिखना है पूर्वी घाट में। तो पूर्वी घाट क्या है? दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित घाट को पूर्वी घाट कहते हैं। इसमें हमें क्या लिखना है? दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित पश्चिम घाट कहलाते हैं। तो जो घाट हमारा दक्षिण के पठार के पूर्व में है उसे पूर्वी घाट, और जो दक्षिण के पठार के पश्चिम में है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, अब अगला, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, अगला, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां बहती हैं। तो पूर्वी घाट में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां बहती हैं। पश्चिमी घाट में यहाँ अनेक छोटी छोटी नदियां यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, अब चौथा है, इनमें वनस्पति अधिक पाई जाती है। पूर्वी घाट पर वनस्पति अधिक पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में क्या है? ये अनेक प्रकार की वनस्पतियों से ढके होते हैं, जबकि पूर्वी घाट में वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती। ठीक है, पूर्वी घाट में क्या है? इनमें वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती पूर्वी घाट में, जबकि पश्चिमी घाट जो है वो वनस्पतियों से ढके होते हैं, यहाँ वनस्पति अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला है पांचवा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेबराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और इसमें पश्चिमी घाट में लिखना है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी और डोडा बेटा, ये यहाँ के कुछ ऊंचे ऊंचे शिखर। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो हमें भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभागों के नाम लिखना है। तो भारत, तो आप जानते हैं कि भारत को 6 प्रमुख भू आकृतिक विभागों में हम बांट सकते हैं। उनके नाम हैं हिमालय पर्वत, मतलब हमारे पर्वतीय क्षेत्र। अगला आपका आता है उत्तर के मैदान हैं, इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, और इसके बाद आता है हमारा भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, और छठा है द्वीप समूह। तो इन 6 भागों में भारत को हम बांट सकते हैं। अब हमें अंतर भी लिखना है, हिमालयी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावचों में हमें अंतर लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लिख रहे हैं हिमालय क्षेत्र। हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक एक धनुषाकार आकृति के रूप में सिंधु नदी की घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक फैला हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है? प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। और अब अगला इसमें लिखना है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, और इसका यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तीसरा क्या है? हिमालय में अनेक दर्रे पाए जाते हैं जिनसे पुराने समय में व्यापार होता था, और इसमें क्या लिखना है? प्रायद्वीपीय पठार खनिज संपदा में धनी है। चौथा अंतर, इसकी समानांतर 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय क्षेत्र की, और इसमें यह
पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और पांचवा अंतर क्या है? हिमालय क्षेत्र नवीन बलित पर्वत क्षेत्र है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसमें लिखना है प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है। यह प्राचीन गोंडवाना का एक भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न यहाँ पर पूरा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हमें उत्तर का जो मैदान है उसका वर्णन करना है। तो देखिए इसका उत्तर, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमें उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। आइए हम उत्तरी मैदान को विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे लिखिए। ये उत्तरी मैदान का एक चित्र है, इसे आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर का मैदान कैसा है। आइए आगे लिखते हैं। इसमें उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो भाग हमारा उत्तर मैदान के पश्चिम में है उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरी मैदान का प्रश्न। आइए आगे इसमें लिखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ठीक है, आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन पूरा हुआ। इतना ही आपको लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना। तो पहला हमारा है मध्य हिमालय पर हमें टिप्पणी लिखना है। और अगला है मध्य उच्च भूमि। उसके बाद है भारत के द्वीप समूह। तो इन सब पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो पहली टिप्पणी हम लिखते हैं मध्य हिमालय पर। मध्य हिमालय औसतन 3700 मीटर से 4500 मीटर तक ऊँचे हैं तथा औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय है। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। सभी प्रमुख पर्वतीय नगर जैसे डलहौजी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल इसी पर्वत श्रेणी पर हैं। कश्मीर की पीर पांजाल तथा हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी मध्य हिमालय के ही भाग हैं। नेपाल की महाभारत श्रेणी भी इसी का भाग है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये हमारा मध्य हिमालय हुआ। अगला हमारा है मध्य उच्च भूमि। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले
मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। तो ये हमारी मध्य उच्च भूमि हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है भारत के द्वीप समूह। अब हमें भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखना है। तो आप जानते हैं कि भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक आपका लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, और अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो पहले हम लिख रहे हैं लक्षद्वीप समूह। यह केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको बकाद्वीप, मिनिकॉय एवं एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, अर्थात इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मानव का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये हमारा लक्षद्वीप समूह हो गया। अगला है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ के बैरन द्वीप पर स्थित है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा यह घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर टिप्पणी यहाँ पर पूरी होती है। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 2 इसका नाम था भारत के भौतिक विभाग पूरा हुआ। ठीक है, आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से अच्छी राइटिंग में और बिल्कुल साफ स्वच्छ रूप से लिखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।